नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बंगाल शक्ति, साहित्य और संस्कृति का प्रदेश, जिसने आज अपनी उंगली पर लगी स्याही के साथ अपने प्रदेश के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों का भाग्य लिख दिया, जिसके लिए 1478 उम्मीदवार उम्मीद का दामन थामे टकटकी लगाए 3 करोड़ 60 लाख मतदाताओं की तरफ देख रहे थे। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद हुए बंगाल चुनावों के इस चरण पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि अब तक का सियासी इतिहास कहता है कि इस चरण में मौजूद सीटों का जनाधार बहुत कुछ तय करता है, डिसाइड करता है। इस पहले चरण के रण में 5 बजे तक रिकॉर्ड 89.93% वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया, जो कि 2021 के 81.16% से बहुत ज्यादा है। कई सारे सवाल, कई सारे बवाल, वार पलटवार के बीच दक्षिण दिनाजपुर में सबसे ज्यादा 93.12% और कालिम्पोंग में सबसे कम 81.98% वोटिंग दर्ज हुई है। दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की खाई झालमुड़ी से टीएमसी को मिर्ची लगने का जिक्र किया, तो ममता बनर्जी ने इस बम्पर वोटिंग को एसआईआर पर निकलता हुआ गुस्सा बताया है। खैर, लड़ाई बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए डू और डाई वाली है। अगर अभी भी नहीं समझे हैं आप, तो 2021 के विधानसभा चुनावों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2021 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर आपको गौर करना चाहिए। उस समय पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी ने मात्र 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे चरण की 142 सीटों में से वो सिर्फ 18 सीटें अपने कब्जे में ला पाई। यही वो टर्निंग पॉइंट था, यही वो मोड़ था जहां से बीजेपी की पूरी रणनीति लड़खड़ा गई। दूसरी तरफ टीएमसी ने पहले चरण में 92 सीटें जीती और दूसरे चरण में 123 सीटों पर कब्जा जमाया। मतलब साफ है, जो पहले चरण में मजबूत वही दूसरे चरण में मजबूत, वही चुनाव का सिकंदर। तो जनता ने 89.93% रिकॉर्ड मतों के साथ अपना काम कर दिया है। तो किसे लगेगी मिर्ची, किसने निकाला गुस्सा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनने चाहिए। सुनिए। मगर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। देखिए, जो हिंसा हो रहा है उसका जवाबदारी है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ये बात आप सही बताया, ये अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वाधीन भारत में ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो एक स्टेट का इलेक्शन में जितना सीआरपीएफ या केंद्रीय बाहिनी को मौजूद किया गया, आज कश्मीर में भी इतना बाहिनी नहीं है जितना अभी पश्चिम बंगाल में ले आया। तो ये तो बीजेपी का दान है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कहने में जितना चाहे ले लो, तो हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। इनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। वो अचानक हमला किया
अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ, उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। स्थितियां चाहे जो भी हो, सवाल तो पैदा होते हैं और सीधी बात होने के लिए कुछ सवालों का होना बहुत जरूरी, तो इसलिए सुलगते सवाल। जी हाँ, वो सवाल जिन पर आपकी निगाहें होनी चाहिए कि क्या पहला चरण सिर्फ शुरुआत है या यहीं से सत्ता का फैसला लिख दिया जाता है, लिख दिया जाएगा। दूसरा सवाल कि क्या अमित शाह की रणनीति जमीनी हकीकत से कट चुकी है या अभी भी गेम उनके कंट्रोल में है। इस पर बातचीत करेंगे, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। जो तीसरा सवाल है, क्या ममता बनर्जी की पकड़ असली जन समर्थन है या फिर सिर्फ मजबूत संगठन का असर है, इसमें डर को भी एड ऑन कर लीजिए। क्या बंगाल में चुनाव अब विकास पर नहीं, पहचान और ध्रुवीकरण पर लड़ा जा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। यह सवाल भी बातचीत के दौरान आपके जहन में होना चाहिए। क्या सिर्फ हिंसा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या चुनावी रणनीति का हिस्सा अब बन चुका है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, जिसमें अमित तिवारी बहुत ही प्रखर मुखर प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है अमित तिवारी जी। अमित तिवारी जी, जब प्रकांडता के साथ में अपना टाइटल तिवारी इनहेंस करते हैं और बंगाली होने का हुजूम भी बताते हैं और उस भाषा में बोलते हैं, तो वो डिबेट को अलग कलेवर में लेकर के जाता है। रोहन जी प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। रोहन सिंह जी आपका भी। विश्वजीत घोष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप टीएमसी से। विश्वजीत जी, आप जितनी सरलता से बोलते हैं, मुझे लगता नहीं आज उतनी सरलता की जरूरत है, थोड़ा सा आपको झालमुड़ी वाला तीखापन लाना पड़ेगा। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका भी। शुरुआत बीजेपी के साथ करेंगे। अमित तिवारी और ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं अमित शाह। क्या लगता है स्थितियां अभी नियंत्रण में? क्योंकि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग दर्ज हुई है अमित जी, बम्पर वोटिंग हमेशा कुछ नया इशारा करती है। निश्चित तौर पे पूजा जी, जिस तरीके से ये वोटर टर्नआउट है, आपने देखा आसनसोल में किस तरीके से अग्निमित्रा के गाड़ी पर हमला हुआ, हमारे अन्य नेताओं पर जो प्रत्याशी हैं उन पर हमला हुआ। कई जगहों पर तो आसनसोल में इतनी झड़प हो गई कि वहां पर केंद्रीय बाहिनी को लाठीचार्ज करना पड़ गया। तो इस तरीके की परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये जो टर्नआउट है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। ये जो टर्नआउट है वो इस चीज को संकल्पित करते हुए टर्नआउट है कि सारे जितने भी लोगों ने आज निर्वाचन में हिस्सा लिया, सबने एक स्वर से ये कहा, सकल देशे रानी से जे आमार बंगभूमि, उस तरफ बढ़ने के लिए हमने ये निर्वाचन में अपना भाग दिया है। जिस तरीके से ये निर्वाचन माँ और अपनी बहन की अस्मिता को बचाने के लिए ये निर्वाचन था। जिस भूमि पर हम गर्व करते हैं, उस भूमि की संस्कृति को बचाने का ये निर्वाचन था। जब कोई कलकत्ता में टीएमसी का मेयर खड़ा होकर ये कहता है कि 10 साल रुक जाइए, यहाँ पर उर्दू प्रमुख भाषा होगी, तो उस बांग्ला भाषा को बचाने के लिए ये निर्वाचन था। ये मेरी अस्मिता का सवाल था, ये मेरी अस्मिता का निर्वाचन था, जिसके लिए ये टर्नआउट आपने देखा। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा जिस तरीके से टीएमसी के जो गुंडे हैं आज जगह जगह पर, जो उनको काम दिया गया था कि लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ, सोर्स पर जो ब्लॉकिंग होती थी वो करने के लिए, जब आज हर जगह पर केंद्रीय बाहिनी मौजूद थी, वो ये कर नहीं पाए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन डे के लिए जो एसओपी बनाया और इस पूरे के पूरे भय के वातावरण को एक तरीके से निर्भय बनाने का प्रयास किया। दिल्ली में निर्भया का जो हुआ था हमने देखा था, आज अभया के साथ बंगाल में हुआ है, वो फिर से हुआ है, वो दृश्य दोबारा ना बंगाल देख पाए, उसके लिए ये निर्वाचन हुआ है। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन्होंने, आपने अमित शाह जी की बात की, अमित शाह जी अपने वक्तव्य में हर जगह आपने देखा होगा, उन्होंने कहा 5 तारीख को, निर्वाचन का रिजल्ट तो 4 तारीख को है, लेकिन वो 5 तारीख का डेट बताते हैं। वो क्या आपको क्या लगता है अनायास ही वो कहते होंगे या गलती से मुंह से निकल जाता होगा? ऐसा नहीं है।
5 मई वो दिन था 2021 में जब ममता बनर्जी जी ने शपथ ली थी। 2021 के निर्वाचन 2 मई को रिजल्ट आए थे और 5 मई को ममता बनर्जी ने शपथ लिया था। इसीलिए उस डेट को चिन्हित करते हुए अमित शाह जी ये कहते हैं कि 5 मई को टीएमसी की विदाई हो जाएगी, पूरी की पूरी तरीके से पूरा सफाया हो जाएगा। तो ना कोई वहां पर बचेगा जो ये कहेगा कि हिंदुओं के सर को काटकर भागीरथी में बहा देंगे, ना कोई वहां पे वो बचेगा कहने वाला कि 1 सेकंड में एक कम्युनिटी तुम्हारे को पूरा का पूरा कहानी खत्म कर सकती है। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। विश्वजीत घोष जी, मैं आपके पास आऊंगी। कालिम्पोंग जो कि जिला है, वहां पर 81.98% वोटिंग हुई है और ये जो वोटिंग प्रतिशत है विश्वजीत जी, वो सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है जो कि दर्ज किया गया है। वो वोटिंग प्रतिशत भी 2021 के 81.16% टोटल वोटिंग परसेंट से ज्यादा है। डराने वाला है ये? आपको लग रहा है एसआईआर पर निकला गुस्सा है, या फिर शिक्षा नहीं मिली, बेरोजगारी है, तमाम बातों का, सांस्कृतिक चिन्हों का हनन हो रहा है, बहुत सारी चीजों का गुस्सा है जो निकल रहा है? गुस्सा तो निकल रहा है, लेकिन किस लिहाज से निकल रहा है? डर है मन में? 4 मई को जब रिजल्ट निकलेगा तब देखिएगा ममता बनर्जी फिर चौथा बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हो गए, बैठ जाएंगे। देखिए, आदमी का गुस्सा है बीजेपी का ऊपर, आदमी का गुस्सा है निर्वाचन कमीशन के ऊपर, क्योंकि बंगाल में जो एसआईआर किया, उस एसआईआर में जितना वैलिड वोटर है 27 लाख वैलिड वोटर का नाम काटा गया। एक भी इनवैलिड वोटर नहीं था, सब वैलिड वोटर जो 40 साल 50 साल 60 साल से पहले से उसका बुजुर्ग परंपरा से परमपिता सब वोट देते गया, उन लोगों का नाम काटा गया। आदमी उत्सव से आके वोट किया। 90% से ऊपर वोट पश्चिम बंगाल में हुआ है। टीएमसी 152 असेंबली में वोट हुआ, यहाँ पर 125 सिर्फ तृणमूल को मिलेगा। बंगाल में निर्वाचन कमीशन वोट करा है 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में है अभी 2.5 लाख। जितना ऑफिसर का तबादला किया गया, आप एसपी बोलिए, डीएम बोलिए, डीआईजी बोलिए, जितना बड़ा ऑफिसर है, किसी राज्य में ऐसे नहीं होता है जैसे निर्वाचन कमीशन किया। हर बूथ में ठीक है, किसी राज्य में विश्वजीत जी ऐसा नहीं होता, मैं अग्री करती हूँ, आई डू अग्री सर, लेकिन किसी राज्य में कुछ आंकड़े में पढ़ के आपको सुना रही हूं, वो भी नहीं होता है सर। 2019 लोकसभा के चुनाव 15 मौतें, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2021 विधानसभा चुनाव 1300 हिंसा के मामले दर्ज हुए, 17 मौतें हो गई। 2023 पंचायत चुनाव 45 मौतें होती हैं, 18 सिर्फ वोटिंग के दिन हो जाती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव 10 मौतें होती हैं, 100 से ज्यादा घटनाएं, और आज की गिनती अभी मेरे पास प्रेजेंटली है नहीं सर। 12 घटनाएं तो मैं न्यूज में सुबह से पढ़ चुकी हूं, उसके ऊपर का आंकड़ा अभी शाम तक मेरे पास आ जाएगा। आप कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत मैसेज कर दूंगी आपको। यह भी कहीं नहीं होता है सर, बोलिए। आज जो बंगाल में वोट हुआ है शांतिपूर्ण वोट हुआ है। जो भी 2-4 घटना, मतलब आप कह रहे हैं उतनी हिंसा से कंपैरेटिवली थोड़ी कम हिंसा हुई इसलिए शांतिपूर्ण है, या फिर आपकी उम्मीद थी कि खून की नदियां बह जानी थी तब मैं कहूं कि शांतिपूर्ण नहीं है, हिंसात्मक माहौल था? क्या उम्मीद करते हैं आप? पश्चिम बंगाल का वोटर बीजेपी को और निर्वाचन कमीशन को विरुद्ध में वोट किया है, आज शांतिपूर्ण वोट किया है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है, निर्वाचन कमीशन, सेंट्रल फोर्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए सबको लेके वोट को झमेला के अंदर उतरने के लिए। लेकिन बंगाल के आदमी वोटर एकदम शांति से रहा और शांति से वोट किया है। बंगाल में इतना 90% वोट हुआ है, इसी का ठीक है। रोहन सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं उसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह है सर? इलेक्शन के बारे में एक
बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है, अगर बंगाल भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो भारत के जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें बड़ी बात होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूजा जी, भाजपा के हमारे साथी ने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला और मैं उनकी बात को, हमारा सबका सपना है कि हिंदुस्तान सुरक्षित बने, आगे बढ़े, तरक्की करे, इसमें किसको शक है। लेकिन बंगाल को लेकर जिस तरह से एक छवि बनाई जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना दमखम लगा के एक प्रचार, एक भूमिका बना रही है। भाई ने बोला कि हिंदू का सर काट के जो भागीरथी में फेंकने की बात करते हैं, ये कितना खतरनाक नैरेटिव है। वो हिंदू का सर हो चाहे किसी का सर हो, हिंदुओं का सर हो या किसी का सर हो, एक राष्ट्र के नाते हमारी जिम्मेदारी है ना कि वो सुरक्षित रहे। सर मैंने आपसे तो ये सवाल, सुनिए ना पूजा जी मुझे ना 1 मिनट दीजिए ना। तो अब बतौर राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी है और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही है, 12 साल हो गए इनको केंद्र में सरकार होते हुए, और सीमा की सुरक्षाएं तो आर्म फोर्सेस ही करती हैं। तो ये जो तर्क है ना, ये बहुत खोखला तर्क है। उसके पीछे एक वजह है पूजा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आप बाकी लोगों को मौका दीजिएगा। एक तर्क ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रांड जो ब्रांड मोदी है वो कमजोर हुआ है। दूसरी चीज जो हेट पॉलिटिक्स का जो फ्यूल होता है ना, मनुष्य की भावनाओं को भड़का के राजनीति को नियंत्रित करना एक कला है। तो वो ये जो उसमें हेट वाली भावना भड़काने का ना, इसका लगातार फ्यूल देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कहां तक वो फ्यूल दे पाएगी? एक समय उसके बाद थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है, आदमी जॉम्बी बनने लगेगा। मेरा एक सवाल है रोहन जी, मेरा एक सवाल है। 294 सीटों में से 284 पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। आप कह रहे हैं कि नफरत के फ्यूल से सियासत का संचालन बीजेपी कर रही है प्रदेश के अंदर। अगर आपका मत भी यही है, टीएमसी का मत भी यही है, आप दोनों साथ क्यों नहीं आ पाए? जबकि INDIA गठबंधन की बात की जाए तो आप दोनों साथ थे वहां पर, लेकिन अब प्रदेश में अलग अलग एकला चलो की नीति आपने अपना ली। तो खेला तो होगा, खेला हो बे नारा उनका जरूर है, लेकिन आप दोनों के हिस्से में खेला होगा। बोले पूजा जी, एक बात और समझिए कि इंडिया गठबंधन एक व्यवस्था है, भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की एक लड़ाई, जिसमें सारे हम विचार एक उर्दू शब्द होगा, हम तो विचार क्या बंगाल आपके भारत में नहीं आता? उसको भी बचाइए, साथ आइए। अरे तो केरल में भी तो हम लोग खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां पंजाब में भी लड़ते हैं खिलाफ, इसमें कौन सी बात हुई? पॉलिटिक्स समझने की चीज है। भारतीय जनता पार्टी नजमा हेपतुल्ला जी के लिए क्या बोला करती थी, फिर कैसे पार्टी में कैसे डील किए, हेमंत बिस्व शर्मा जी के लिए क्या बोला करती थी और मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिन शुभेंदु सरकार और जिन नेताओं की बात बंगाल में करती है, उन लोगों के लिए क्या बोला करती थी और कब नेता बनाया। देखिए एक चीज है पूजा जी, समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे समर्थक हैं वो भी थक गए हैं। 12 साल हो गया है, बहुत बड़ी मशीन चलते चलते ये पूरी थक चुकी है। इनका नैरेटिव में अब लोगों के अंदर वो नहीं बचा, पंप किया हुआ पैसा, पंप किया हुआ पॉलिटिक्स, और ये पूरी इनकी तंत्र लगा हुआ, चुनाव आयोग मदद कर रहा है। निश्चित तौर पे आप सोचिए ना कि किस तरह से SIR की प्रक्रिया की गई। अगर पूरी कायनात लग जाए, पूरा व्यवस्था ही लग जाए किसी को हरा के किसी को स्थापित करने में, तो कैसे चुनाव होंगे? ऐसे ही चुनाव तो होंगे पूजा जी। उसको कहने में क्या संकोच है? जो सामने घट रहा है उसको मानने, स्वीकार करने में क्या ही है? घोषित इमरजेंसी का अंतर खत्म हो, यही बचा है और क्या बचा है? सौरभ त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, 2021 का वोटिंग परसेंटेज, 2026 का वोटिंग परसेंटेज प्रेजेंटली हम सभी लोगों के सामने है। लग रहा था कि वोट शायद उस लेवल पर ना हो, लेकिन वोट कास्ट हुआ, बम्पर हुआ, और शायद इस वोटिंग परसेंटेज के बाद थोड़ी सी धड़कनें टीएमसी की भी बढ़ी होंगी और थोड़ी सी धड़कनें बीजेपी की भी बढ़ी होंगी, दोनों की बढ़ी होंगी कि अंदर खाने जनता के जहन में आखिरकार चल क्या रहा है, किसे सिंहासन पर बैठाना चाहती है, किसे वहां से उतार देना चाहती है। ये सभी के जहन में इस समय पक रहा होगा। आप थोड़ा सा इसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए सर। सौरभ जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है। जी स्पष्ट आ रही है आवाज, बोलें सर। जी हाँ जी पूजा जी, वेस्ट बंगाल में अगर हम पहले के भी इलेक्शंस के जब वोटर्स टर्नआउट देखेंगे तो 80% के ऊपर रहा है, और इस बार वोटर
टर्नआउट इसलिए भी ज्यादा होना था क्योंकि एसआईआर हुआ है। एसआईआर में से जो भी ऐसे डेटा थे, वोटर्स के नाम थे जो कि नहीं होने चाहिए, तो उनको हटाया गया है। तो वोटर्स परसेंटेज बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आज 152 सीटों पे वोट कास्ट हुए हैं और ये फर्स्ट फेज में अगर हम फर्स्ट फेज का एनालिसिस करें तो पिछली बार 2021 में इसमें से 92 सीट्स टीएमसी को गई थी, 59 सीट्स बीजेपी की गई थी और उसमें से भी बहुत सी ऐसी सीट थी जहां पे जीत और हार का जो मार्जिन था वो लगभग 5% से कम का था, 1000 के वोट का भी अंतर था। इस बार उनपे भी अफेक्ट आने वाला है। कारण उसका यह है कि हर सीट पर अगर देखें तो कम और बेश लगभग 40,000 वोटर्स के नाम कटे हैं, तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। बीजेपी के ये वो एरिया थे जहां पे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। उन्होंने अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि भाई पिछली बार जो भी इलेक्शंस के बाद जिस तरह से उनके साथ हिंसा हुई उन सबको रोका जा सकेगा। ये इस क्रम में अमित शाह जी ने भी पूरी ताकत लगाई है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। अपने 15 दिन का प्रवास उन्होंने ये जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ यही दर्शाने के लिए था कि मैं तुम लोग के साथ में हूँ। अभी कांग्रेस के जो भाई साहब रोहन जी कह रहे थे, कांग्रेस ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने में और टीएमसी को हराने में। 284 सीटों पे कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट उतारे हैं। इंडी गठबंधन की बात करते हैं ये, और जब एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो मिल के लड़ते हैं, डिसाइड करके लड़ते हैं कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। इंडी गठबंधन का क्या हिसाब किताब है पब्लिक भी नहीं समझ पा रही, वो भी नहीं समझ पा रहे। हर इलेक्शंस में इसका एक नया कुछ ना कुछ हम आउटपुट देखते हैं। 284 सीटों पे कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट उतारे, उसमें से 67 मुस्लिम्स थे और ये बात समझते हुए भी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज्यादातर ममता दीदी के। उसके अलावा 16 लगभग आदिवासियों को वोट दिया, 44 महिलाओं को टिकट दिया। तो कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो ममता दीदी को कमजोर करें, और जब बाकी जो रही सही कसर रही वो हुमायूं कबीर वगैरह पूरे करेंगे। हुमायूं कबीर है सर, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो पहले एक हो गए थे बाद में अलग हो गए। पूरा छिन्न भिन्न उनका कह सकते हैं कि साम्राज्य करने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूजा जी, ममता बनर्जी जी का जो पूरा जो उनका साम्राज्य है वो 5 चीजों पे टिका हुआ था। एक उनका मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा जो कम्युनिस्ट का जो एक पैटर्न था राजनीति का, जब क्या होता है जब हम अपने दुश्मनों से बहुत लंबे समय तक लड़ते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जब इन्होंने उनसे सत्ता टेक ओवर किया तो साथ साथ उनकी पूरी स्ट्रेटजी भी टेक ओवर कर ली, उनके गुंडे भी टेक ओवर कर लिए, सब कुछ वैसा ही पैटर्न अपना लिया जैसे कि कभी कम्युनिस्ट पार्टी किया करती थी। फर्जी वोट बैंक जिसको घुसपैठिए कहेंगे, घुसपैठियों का बड़ा प्रश्रय रहा। वहां पे ऐसे पार्षद या लवली खातून नाम की एक महिला थी जिन्होंने निकाय का चुनाव भी जीत लिया था, बाद में मतलब हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ तो फिर उनका जो है वापस उनको हटाया गया। उसके बाद ममता दीदी अपने आप में भी वो इतनी माहिर हैं कि वो इमोशनल कार्ड कहाँ खेलना है, विक्टिम कार्ड कहाँ खेलना है, उनको बहुत अच्छे से पता है। आप ऐसे समझ लीजिए पिछले इलेक्शन में पूरे एक जो ये फर्स्ट फेज हुआ है, इसके जब इनके वोट हो चुके थे उसके बाद वो पैर में प्लास्टर पहन के पूरे इलेक्शन में घूमती रही। उसके बाद आप देखेंगे तो बीजेपी के जो सीट्स थी वो उन इलेक्शंस में कम हो गई जहां पे ममता दीदी अपने पैर में प्लास्टर पहन के घूमती थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका 5वां तरीका था वो है डर की राज। जिस प्रकार से वो डरा के लोगों को राजनीति करती रही हैं, अगर जब ये पूरे डेटा निकाले जा रहे थे, मैं कहीं पे रिपोर्ट पढ़ रहा था, 900 से ज्यादा उन्होंने पुलिस के लोगों को, 900 से ज्यादा अपने सहयोगियों को उन्होंने पुलिस की सुरक्षा दे रखी थी, जिसमें से 200 ऐसे थे जो उनके पार्टी के भी नहीं थे, जो प्रभावशाली लोग थे जिनके दम पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते थे। तो मैं तो तारीफ करूंगा इनकी चुनाव आयोग की कि जिस तरह से उन्होंने पूरे इलेक्शन को हैंडल किया है। और मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों में पहला ऐसा इलेक्शन होगा जहां पे पब्लिक डर और भय से ऊपर उठ के वोट कास्ट कर रही है। अब जीत और हार का क्या होगा वो एक अलग डिफरेंस है, लेकिन इस बार बाकी 50 वर्षों से बेहतर और अच्छे तरीके से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो विश्वजीत घोष जी मुस्कुरा रहे हैं काफी ज्यादा, उनके मुस्कान का राज जानने की कोशिश करेंगे। रोहन सिंह शॉक्ड हैं और बहुत ही शौक होकर के वो देख रहे थे, सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये कैसे डिकोड हो गया। इंडी गठबंधन
को हम लेकर के तो चले थे, लेकिन ये अब जनता के गले की फांस बनता जा रहा है। जनता डिकोड नहीं कर पा रही है। इलेक्शन दर इलेक्शन, वोट दर वोट अलग स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी तरफ बीजेपी प्रसन्न नजर आ रही है। उसको लग रहा है कि सारे बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार सकती है। बस छोटे से ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए हमारे साथ अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी से, रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से, विश्वजीत घोष, प्रवक्ता टीएमसी से, सौरभ त्रिपाठी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सौरभ त्रिपाठी जी ने ब्रेक पर जाने से पहले ऐसी पोल पट्टी खोली कि आधे उत्साह से आधे अवाक थे और कुछ को समझ नहीं आ रहा है कि अरे ये रणनीति खुल कैसे गई। चलिए विश्वजीत घोष जी के पास में जाऊंगी। विश्वजीत जी मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए क्या लग रहा है? सौरभ जी के बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। सौरभ जी जो बोल रहे हैं, सौरभ जी राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी बंगाल में कितना बार आए हैं हमको पता नहीं है। अमित जी चुपचाप है, अमित जी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अमित जी को पता है, अमित जी तो बंगाल का है ना, तो अमित जी को पता है बीजेपी नहीं आने वाला है, ममता दीदी आने वाला है। देखिए आज जो वोट हुआ है 90% से ऊपर वोट हुआ है बंगाल में। एक असेंबली में वैलिड वोटर कहीं पर 20,000, कहीं पर 30,000, कहीं पर 40,000 वोटर का नाम काटा गया। मुझे विश्वजीत जी ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आने वाली हैं, चलिए मैंने स्वीकार कर लिया। ग्राउंड बताइए। मैंने स्वीकार कर लिया आपकी बात, ग्राउंड बताइए। देखिए ममता बनर्जी डेवलपमेंट का बात किया है और बीजेपी यहाँ पर वो लोग यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम करते गया, मुस्लिम का राजनीति करते। देखिए केंद्रीय सरकार का जो नीति आयोग है, नीति आयोग के जो सिफारिश है उसमें रिपोर्ट है, उसमें बोला गया पश्चिम बंगाल में 14 साल में 2 करोड़ आदमियों का कर्म संस्थान हुआ है, 40% बेकारी कम गया। उसके बाद डेवलपमेंट, हर जगह पर डेवलपमेंट किया है बंगाल में। शिक्षा बोलिए, पानी बोलिए, हेल्थ बोलिए, रास्ता बोलिए, हर जगह पर ममता ने डेवलपमेंट किया है। और उस डेवलपमेंट में कहीं नहीं देखा कहां पर बीजेपी है, कहीं पर कांग्रेस सीपीएम है, कहीं देखा वो बंगाल का आम आदमी का लिए काम किया है। देखिए जैसे एसआई के लिए अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानते, वो बंगाल के आदमी के लिए गए। अगर नहीं जाते तो बंगाल में कितना आदमी, बहुत बड़ा आदमी का नाम वोट से काट दिया जाता, ये बंगाल के आदमी को पता है। बंगाल के आदमी को बचाने के लिए काम करे ममता बनर्जी। बंगाल के आदमी का मुझे ये बताइए विश्वजीत जी, कांग्रेस आपकी हितैषी है या आपकी विरोधी है? कैसे देखते हैं कांग्रेस को? देखिए हम लोग जब 2011 में विधानसभा में लड़ाई किए थे, तब हम लोग एक साथ लड़ाई किए थे। 2011 के बाद हम लोग का जो मिल था वो टूट गया। अभी हम लोग कांग्रेस का विरोध लड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध लड़ाई कर रहे हैं, सीपीएम का विरोध लड़ाई कर रहे हैं, एवं बीजेपी का जो बी टीम है, हुमायूं कबीर, ओवैसी, इनका विरोध भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। सबके विरोध लड़ाई करने के बाद हम लोग इस बार भी चौथा बार सरकार बनाएंगे। अमित तिवारी जी आपका काउंटर है सर। कह रहे हैं सभी के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं, 2011 में हम साथ आए थे और अब सभी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं और विरोध में लड़ते हुए भी हम जीतेंगे। क्या वाकई आप तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये? जी मैं उसी पे आ रहा था पूजा जी। देखिए जिस तरीके की बातें रोहन जी ने कही, रोहन जी ने क्या कहा कि बीजेपी ने पूरा कायनात लगा दिया है, तो शायद उनको एक कहावत नहीं पता है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात साजिश करती है आपको उससे मिलाने के लिए। और बंगाल के लिए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना खून बहाया है, तो कैसे नहीं होगा हमारे पक्ष में परिवर्तन? निश्चित तौर पर होगा। दूसरी बात, मैं 2 दिन से, जब से आचार संहिता लगा है, मतलब जो प्रचार का शोर कम हुआ है, उस दिन से जितने भी चर्चाओं में मैं बैठा हूं, मैं टीएमसी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं
कि आप अपने 15 साल का 5 डेवलपमेंट के काम गिना दीजिए। कई चर्चाओं में से तो टीएमसी के प्रवक्ता भाग खड़े होते हैं, दोबारा आते ही नहीं है जब ये प्रश्न मैं उनसे पूछता हूं। 5 काम नहीं गिना पा रहे हैं 15 साल में कि ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने ऐसे कौन से 5 काम किए हैं? ऐसे गिना दीजिए 5। ठीक है, अपने समय पे गिनाइएगा विश्वजीत दा, इसी बात पे 5 गिना दीजिए। आपको अपना भी समय दूंगा, 5 गिना दीजिए इसी बात पर विश्वजीत जी। इंतजार करूंगा। देखिए, कलकत्ता के नजदीक कर्म दिगंत शर्मा नगरी 1000 एकड़ जमीन में हुआ है, 7 लाख आदमी का कर्म संस्थान हुआ है। सिली वैलीगन वहां पर आईटी हब हुआ है, 2.5 लाख आदमी का नौकरी हुआ है वहां पर। मेट्रो फैक्ट्री हुआ है, आपका जहाज फैक्ट्री हुआ है, आपका हर सेक्टर में काम किया है, विद्युत पावर सेक्टर में काम किया है। आज बंगाल में लोड शेडिंग नहीं होता है, आपका राज्य में लोड शेडिंग होता है, बंगाल में नहीं होता है। हर सेक्टर में डेवलपमेंट किया है। ठीक है, ठीक है अमित जी, काउंटर आपका बोलिए काउंटर है। देखिए विश्वजीत दा, अगर आप ये सब किसी और को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते। बंगाल का संस्कृति है, संस्कृति का संस्कृति। विश्वजीत आप लोग आने के बाद बंगाल में आदमी का अंदर हिंदू मुस्लिम आपने बोल लिया। देखिए पूजा जी, मैं यही कह रहा था, अधिकारी आप देखिए। ठीक है विश्वजीत, देखिए पूजा जी, मैं यही कह रहा था कि इनसे 5 डेवलपमेंट के काम पूछ लीजिए, 2 के बाद तो ये भी भटक गए और बोलने लगे कि बिजली में बहुत काम हुआ, पढ़ाई में बहुत काम हुआ। इसमें मान लीजिए आज बैंगलोर जो है वो आईटी हब है, इन्होंने कहा कि 2.5 लाख लोगों की नौकरी दे दी किसी आईटी कंपनी में उन्होंने। भैया यहाँ पे बैंगलोर में मैं बैठा हूँ, यहाँ से पार्टी का काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रवक्ता हूँ, यहाँ पर बताइए ना 2.5 लाख लोग यहाँ पर किस कंपनी में एक साथ काम करते हैं? यहाँ पर तो हजारों कंपनियां हैं। और आईटी हब किसको कहते हैं आपको मालूम ही नहीं है? अब कभी बैंगलोर आइए, मैं आपको घुमाता हूँ और बताता हूँ कि आईटी हब किसको कहते हैं। 211 एकड़ जमीन पे। दूसरी बात आप नहीं बता पाए, ठीक है, आप नहीं बता पाए दादा, वहां पर आप दादा आप नहीं बता पाए, दादा आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने समय पे बात कीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी चीज के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप मेरा बात ओवरलुक कर रहे हैं। देखिए नहीं, ओवरलुक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात को सुना। कुछ दिन का आपने 2 जगह का नाम लिया और उसके बाद आप जेनरिक बातें करने लग गए, तो आप मेरी बात को सुन लीजिए, अब उसके बाद अपने समय में आप जवाब दीजिएगा। देखिए पूजा जी, इस निर्वाचन में एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है, इस निर्वाचन, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले फेज पर आप बात कर लेते हैं विश्वजीत जी, आईटी हब पर हम बाद में बात करेंगे जी। इस निर्वाचन ने तो एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है पूजा जी, एक्चुअली बिजली का जितना यहाँ पर पूजा जी सब बोलते हैं, लेकिन आदमी को झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। हम लोग जैसा सच बोलते हैं, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, बोलिए अमित तिवारी जी, बोलिए। देखिए इस निर्वाचन में आज का जो टर्नआउट है वो एक चीज को तो सिरे से खारिज कर रहा है कि अब बंगाल से भय भाग रहा है, और ये जितना जल्दी भाग जाएगा उतना जल्दी अच्छा है बंगाल के भविष्य के लिए, बंगाल की दिशा और दशा को तय करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चंदन दास को आपने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मैं आपको एक अपनी ही जगह का, जिस विधानसभा से मैं आता हूं आसनसोल से, आसनसोल में एक बाजार है बस्तिम बाजार, बस्तिम बाजार में एक दुर्गा मंदिर है। उस दुर्गा मंदिर को 2012 में टीएमसी की सरकार बनने के बाद उसको बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पर मंदिर खुला रहा, यहाँ पर पूजा आरती हुई, यहाँ पर घंटा घड़ियाल अगर बजे, एक शंखनाद हुआ, तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। उस दुर्गा मंदिर को बंद कर दिया गया। कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट ने परमिशन दिया कि ठीक है, काली पूजा और दुर्गा पूजा ये 2 दिन आप उस मंदिर को खोल सकते हैं, और सुबह और शाम के लिए, उसके अलावा कभी नहीं खोल सकते हैं। ना उसमें ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है, ना संध्या आरती होती है, कुछ नहीं होता है, पूरे साल भर वो मंदिर बंद रहता है। अगर आप मेरे बात को सर्च करेंगे गूगल पे, तो क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, ये आपको पूरा का पूरा हूबहू गूगल पे आपको दिख जाएगा। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, ये देते हैं 1500 रुपए महिलाओं को और उसको कहते हैं लक्ष्मी भंडार। अरे भाई, वो सहयोग हो सकता है, वो संबल हो सकता है, भंडार कैसे हो सकता है?
1500 रुपए आज मैं विश्वजीत दा को हर महीने देने लग जाऊं, विश्वजीत दा अपना काम धंधा छोड़ के उस 1500 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? कर लेंगे गुजारा? नहीं कर पाएंगे। और आप उस चीज को भंडार भंडार करके संबोधित करते हैं, शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री कहती है कि बच्चियों को 7:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ये शब्द पहले कहने से पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, उसके बाद ये कहना चाहिए, क्योंकि पुलिस मंत्री भी वही है। अभया को आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनकी माता को हमारे दल में टिकट दिया गया वो इंसाफ को पाने के लिए। क्या ऐसा होना चाहिए क्या पूजा जी कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आपको काम करना पड़ेगा और तब जाकर आप इंसाफ की अपेक्षा कर सकती हैं? एनसीआरबी का ये डेटा कहता है कि बंगाल का कन्विक्शन रेट 3.7% है। मतलब अगर 100 लोग थाने में जाते हैं इंसाफ की उम्मीद लेकर तो सिर्फ 3 या 4 लोगों को मिलता है। 97% से लेकर 96% तक लोगों को इंसाफ की उम्मीद बंगाल की भूमि से नहीं होती है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? चंदन दास और हरगोविंद दास को घर से घसीट कर निकाल कर मारा गया। टीएमसी का एक प्रवक्ता को बोलिए जिन्होंने उस घटना का खंडन किया। बंगाल के भूमि पर पानी की टंकी में जहर मिला दिया जाता है, वहां से 500 परिवार वहां से पलायन करते हैं। कई चैनलों ने इसकी रिपोर्टिंग की थी। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? तो जिस भूमि में अराजकता, रोहन सिंह जी आपका काउंटर रहेगा, फिंगर रेज करें, बोले। पराकाष्ठा कर दी गई हो, आ रही हूँ विश्वजीत जी आपके पास आ रही हूँ। सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तरीके से बांग्लादेशियों को घुसा दिलाते हैं और इस देश में नागरिक बनाते हैं। इस तरीके के शासन को तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। विश्वजीत दा आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपका मुस्कुराहट 4 तारीख को खत्म हो जाएगा। क्या गम है जिसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? रोहन जी बोलिए काउंटर। क्या गम है? पूजा जी, विश्वजीत दा ने नहीं जवाब दे पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथी अमित तिवारी जी ने अभी तक जितने मुद्दे गिनाए सारे कितने कम्युनली हीटेड मुद्दे हैं आप सोचिए। और इसको अगर वेरीफाई करना चाहिए, इनकी सरकारें हैं, ये क्या कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार नहीं है, एनएचआरसी और बहुत सारी व्यवस्था बनी है इनके, लेकिन क्या पता है ये घुमाते बात को कैसे, जैसे विश्वजीत ने जवाब नहीं दिया। बल्कि बंगाल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो नेशनल एवरेज 3.2 है, बंगाल का 2.1 है। बंगाल और बहुत सारी चीजों में बहुत आगे है, इनके हल्ला मचाने से नहीं होता। बंगाल का जो रहता है वो जानता है, ये हर बार इसी तरह से हल्ला मचाते हैं और फिर वहाँ चुनाव होता है। ये आखिरी नरेंद्र मोदी ढलान पे है, पूरी व्यवस्था ढलान पे भारत की जनता वाकिफ हो चुकी है इनसे। जिस दिन इनको इस सरकार से कुर्सी से हटेंगे ये बहुत दिनों तक दिखेंगे नहीं कहीं किसी राज्य में। एक पूरा संगठित गिरोह व्यवस्था चल रही है जिसको वजह से ये लोग राज कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था इनके पक्ष में काम करती है। बहुत सीधी राहुल गांधी जैसी साधारण बातें बात कर रहे है हैं जिसको बस लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सौरभ त्रिपाठी जी बैठे हुए आपके वरिष्ठ पत्रकार के पैनल में, इन्होंने बोला कितनी गलत बातें बोली। इनको खुद सोचना चाहिए, पत्रकार हैं ये, किसकी जिम्मेदारी होती है जब जिसके केंद्र में सरकार आपकी है, कैसे घुसपैठिए घुसा रहे बंगाल में भाई। आप ये चीज अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि ममता बनर्जी जी से पूछना चाहिए। SIR आपने किया ना एनआरसी करने के लिए, आप बोल रहे थे। सौरभ जी काउंटर रहेगा आपका, सौरभ जी आपका काउंटर रहेगा। बात बस इतनी सी होती है ना कि भारतीय जनता पार्टी आरोप करा के टीएमसी से है कि कांग्रेस से। 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट लगेगा। होता क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रिक निकाली, एक व्यवस्था बनाई। 2011 से सिर्फ आरोप लगाती, पीछे इनके आते हैं बैंड बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, हल्ला मचाने वाले। वो पूरा एक गिरोह संगठन के तरीके से काम करते हैं। वो ढोल बजाते हैं, हल्ला मचाते हैं और फिर बाद में जनता कुछ प्रभावित होती, कुछ ये बेईमानी करते हैं। बस इनकी व्यवस्था जनता के सामने, देश के सामने आ चुकी है। लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसीलिए 400 पार का नारा था 242 में रोक दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को भी पता है जो बैठे हैं, चाहे समर्थक में सौरभ जी चाहे अमित जी, दोनों को, मतलब मैं अपने साथी हैं उनको बताना निश्चित तौर पे सामने से कहना चाहता हूं कि आप इमोरल चीज के साथ खड़े हैं। नैतिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो नैतिक आधार होता है, जो नैतिक सिद्धांत होता है, उससे बहुत दूर निकल चुकी है। ये खुद ये लोग 10 चीजें लिख सकते हैं कागज पे, बताएंगे कि आपने भी बोला, रोहन जी अभी आपने बोला ये जुड़े हैं वैचारिक तौर पर उससे कमिटेड है। आपने टीएमसी की अच्छाइयां गिनाई, आप उनके साथ खड़े हो जाते सर। मैं तो ये कह रही हूँ कि संबल देते आप साथ में खड़े हो जाते। आप क्यों अगेंस्ट में लड़ने चले गए? आप साथ में आ जाते, साथ में आप लड़ लेते चुनाव। सुनिए ना, टीएमसी ममता बनर्जी सुनिए,
मैं पूजा जी एक पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ। ममता बनर्जी कहीं कोई दूर से नहीं आई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थी, हमारे यहाँ से टूट के गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको तैयार करके सहारा देके बंगाल में खड़ा कराया हमारे खिलाफ, और लेफ्ट के खिलाफ। और लेफ्ट की पार्टी पॉलिटिक्स जिस तरह से थी, बंगाल कॉम्प्लेक्स स्टेट है, यहाँ जिस तरह से हल्की बातें कर देने से उड़ा देने से नहीं होता। बंगाल की राजनीति, बंगाल का बंगाली होने से बंगाल की पॉलिटिक्स नहीं, आपको पॉलिटिक्स में समय को जानना पड़ेगा। और सुनिए टीएमसी ममता बनर्जी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल एलाई है, जैसे जयललिता जी, ये सब नेचुरल एलाई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बैठते हैं। ये बस सामने ये केंद्र में आप ये अमित बातें कर रहे हैं रोहन जी, हमने आपको दिया है क्या कुछ? हमने आपको मैंने पैसा दिया है क्या वहाँ बंगाल में लड़ने के लिए? आपको सेट किया है क्या मैंने आपको बंगाल में लड़ने के लिए? आपको तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? ये बिना सर पैर की बातें मत किया कीजिए राहुल जैसी। अरे कहाँ से बिना सर पैर की बात होगी? पूरी व्यवस्था, पूरी मशीनरी, पूरे मंत्री बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग, आप क्या बात कर रहे? पूरा देश देख रहा है किस तरह से आप लोग, सब भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से पूरी मार्केट राहुल गांधी आप देख रहे हैं, गरीबों आप लोग जमीन से कट चुके हैं। रोहन जी, हकीकत ये है अमित जी कि आप लोग जमीन से कट चुके हैं। आप बाजारों का हाल नहीं जानते, व्यापारियों से पूछिए क्या स्थिति हो गई है, क्या महंगाई है, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। नोएडा में इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, उसको भले आप कहिए पाकिस्तान और दूसरा जरिया, लेकिन वो लोगों की असली सवाल थे, असली परेशानियां थी, मजबूरियां थी जो आपसे कह रहा था। आपने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया है, कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, विश्वजीत घोष जी, विश्वजीत जी आपका काउंटर है, विश्वजीत जी आपका काउंटर है, बोले सर। देखिए अमित जी को बोल रहे हैं, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें सबसे सुरक्षा महिला के लिए कलकत्ता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोग का एजेंसिया बोल रहा है। आप बोलिए बीजेपी सरकार आने के बाद कितना मंदिर तोड़ा गया उसी एनसीआरबी के दिल्ली में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मुझे मेरे सहयोगियों की तरफ से इंडिकेशन है। ठीक है, देखिए मुझे मेरे सहयोगियों की तरफ से विश्वजीत जी इंडिकेशन है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं सौरभ त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले आप प्लीज इसको कंक्लूड कीजिएगा, और आप चाहें तो पहले काउंटर कर सकते हैं, उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं। मैं पूरे 2 मिनट दूंगी आपको सर। पूजा जी, मैं अभी रोहन जी पूरी तारीफ ही का पुलंदा बांध रहे थे ममता बनर्जी का। अगर ममता बनर्जी इतनी ही अच्छी रही हैं तो 284 कैंडिडेट उतार के उनके अगेंस्ट उनको कमजोर क्यों पूछा मैंने सवाल जी। पहली बात ठीक है। दूसरी बात, ये टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2011 में सब साथ में लड़े, 2026 में हम सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस का नाम भी उन्होंने लिया उसमें, तो ये इंडी गठबंधन का समझ में नहीं आया मुझे। तीसरी बात, ये कांग्रेस स्वयं नहीं चाहती ममता बनर्जी जीते। उसका कारण ये है, जैसे जैसे ममता बनर्जी का कद बढ़ेगा, राहुल गांधी का कद छोटा होता जाएगा। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी और ऐसा लीडरशिप आगे आए जो कि कल राहुल गांधी के लिए ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में चैलेंज बन जाए। तो ये जो कुछ भी 284 उतारे गए हैं वो उसी पर्पस से उतारे गए हैं। और बंगाल का एक एनालिसिस करने के लिए जरूरी नहीं है बंगाल में बैठा जाए। नीति आयोग जैसे आपने बताया जो रिपोर्ट बनाई है वो बंगाल में बैठ के नहीं बनाई, वो दिल्ली में बैठ के बनाई है। आजकल सोशल मीडिया वगैरह बहुत आगे बढ़ गया है जी, और किसी को भी कहीं की भी जानकारी जाने के लिए वहां पे ग्राउंड पे उतर के काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको भी अब इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए और टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। जी पूजा जी बोले। विश्वजीत जी, मैं चाहूंगी कि आप जब कंक्लूड कर रहे होंगे, जब आप कंक्लूड आ रही हो, अमित जी आपके पास आ रही हूँ, कंक्लूड कर रहे होंगे विश्वजीत जी, तो आप काउंटर तो करिएगा ही, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि फर्स्ट फेज में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, इसको कोड कीजिएगा प्लीज। बोले। 125 मिलेगा हम लोग का, ठीक है, 120 से 125 सीट मिलेगा हम लोग का फर्स्ट फेज में। ठीक है, अमित जी को बोल रहे हैं टीएमसी ने 125 कोड किया है। मैं रिजल्ट वाले दिन बैठूंगी सर आपके साथ में, रिजल्ट वाले दिन विश्वजीत जी हम बैठेंगे दोबारा। 125 कोड किया है आपने। बोले सर, बोले, कंक्लूड कर दीजिए। बस एक बात कहना चाहता हूँ, सौरभ भाई ने बोला कि ममता जी का कद बढ़ेगा तो राहुल जी की राजनीतिक को चैलेंज प्राप्त, राजनीति को और उनके सवाल को कि वो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री अगला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चैलेंज मिलेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी
नेतृत्व कर रहे हैं इस लड़ाई का राहुल गांधी ही इकलौते हैं जो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री ठीक है, बनेंगे। फर्स्ट फेज कोड कीजिए सर, फर्स्ट फेज के लिए कोड कीजिए। जी बिल्कुल, फर्स्ट फेज के लिए कोड कीजिए रोहन जी। फर्स्ट आ रही हूँ अमित जी आपके पास। फर्स्ट फेज के लिए रोहन जी कोड कीजिए, कितनी सीटें आपकी आ रही है? मैं इसको नहीं मानता जब तक पूरा डेटा नहीं आ जाता। मैं इस तरह के किसी भी मतलब एग्जिट पोल की मतलब मैं धारणा को मानता नहीं हूँ। ठीक है, अमित जी बोलिए सर। पूजा जी देखिए, ये जो निर्वाचन हो रहा है ये डेवलपमेंट वर्सेस भत्ता का निर्वाचन है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, भत्ता तो कतई नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बंगाल की भूमि माँ काली की भूमि है, कभी ये काबा नहीं बन सकती, और ये काबा ना बने उसी के लिए आज का ये टर्नआउट है वो उसको दर्शाता है। क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, बहुत बड़ी नेत्री प्रवक्ता है, वो कहती है कि इनके दिल में काबा और मन में मदीना है। और वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग की फोटो किस तरीके से वो पोस्ट करती है वो हम सब ने देखा है। तो कितनी घृणित विचारधारा तृणमूल कांग्रेस के नेता नेत्री अपने हिंदू भाइयों के लिए रखते हैं, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपने देखा जिस वहां पर एक महिला को दुर्गापुर में किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, और उसके साथ ममता बनर्जी कहती हैं कि उनको 7:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद संदेश खली में इन्हीं का नेता, इन्हीं का कार्यालय और महिलाओं की अस्मिता को लूटा जाता है संदेश खली में। सर कोड कीजिएगा, फर्स्ट फेज के लिए कोड कीजिए अमित जी, फर्स्ट फेज के लिए कोड कीजिए, मुझे सम अप करने का इंडिकेशन। देखिए बहुत ही कंफर्टेबल नंबर बहुत ही कंफर्टेबल के हिसाब से आ रहा है। 200 152 में कहीं 152 न पार हो जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए विश्वजीत दाग को। जो ये 125 बोल रहे हैं ना, इनकी हवाइयां उड़ जाएंगी 4 तारीख को, देखिएगा तो। 152 में 152 लिख के रख लीजिए आप, लिख के रख लीजिए आप। हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, चर्चा होगी 4 तारीख। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। टीएमसी ने कोड किया है 125 और बीजेपी ने कोड किया है 152, यानी कि बस गिनती थोड़ी सी उलटफेर है। बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट वर्सेस भत्ता की लड़ाई है, टीएमसी कह रही है डेवलपमेंट वर्सेस धर्म की लड़ाई है। वो धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, और बीजेपी कह रही है धर्म का हनन हो रहा है। पूरे डिबेट को जब आप गौर से सुनेंगे, एक बात तो तय है कि बीजेपी ने कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा ज्यादा इधर उधर के तथ्य नहीं दिए। टीएमसी की जब आप बात करेंगे, उनको सुनेंगे, तो यह भी तय है वो विकास ज्यादा नहीं गिना पा रहे हैं। कांग्रेस को जब आप सुनेंगे तो कांग्रेस बहुत ज्यादा विचलित नजर आ रही है। किस बात से विचलित है ये समझ में फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। क्या यही बात है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद पर ना आ जाएं ममता बनर्जी, या कोई और रीजन है, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक को सुनेंगे तो थोड़ी सी कहानी क्लियर होती हुई आपको नजर आएगी। अब चर्चा आपकी नजर है, तय आपको करना है, और अब देखना है दूसरे चरण में फाइट कहां जाती है। फिलहाल प्रवक्ताओं ने अपना अपना कोड कर दिया है। आज की सीधी बात बस इतनी।